हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। कि जैसे कि आपने पिछले लेक्चर में जाना होगा कि संसाधनों का नियोजन हमने किस प्रकार से किया है, संसाधनों का नियोजन क्या होता है और संसाधनों के नियोजन के कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से प्रक्रम हैं जो भारत में अपनाए गए हैं, इस सभी विषय में हम जाना था पिछले लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम जो जानेंगे वो जानेंगे संसाधन संरक्षण के बारे में। संसाधन संरक्षण क्या होता है इसके विषय में हम पढ़ेंगे। तो चंद मोटिवेशनल लाइनों के साथ जो है अपने लेक्चर को शुरुआत करेंगे। कहा गया है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होई, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आवे फल होई। यानी अगर धीरे धीरे ही सही, लेकिन हम मेहनत करते हुए जाएंगे तो एक दिन हमको जरूर है सो फल मिलेगा। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं संसाधन संरक्षण। आज हम जानेंगे संसाधन संरक्षण क्या होता है, इससे जुड़े जो विचार हैं, दुनिया में बहुत सारे व्यक्तियों के जो विचार हैं, जो आंदोलन हुए हैं, जो अभियान चलाए गए हैं, जो भी दिवस हैं और जो भी सम्मेलन इस दुनिया में हुआ है, उस सभी विषय में हम जानेंगे। भारत सरकार इस भारत संसाधन संरक्षण में क्या कदम उठा रही है, इस सब के विषय में हम जानेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और हेडिंग्स डालिए संसाधनों का संरक्षण। सबसे पहले हम समझेंगे संसाधनों का संरक्षण। संसाधनों का संरक्षण, संसाधनों का संरक्षण यानी संसाधनों का संरक्षण क्या है। आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही क्या कहलाता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। इसमें हम क्या लिखेंगे, संसाधन नियोजन। संसाधनों का नियोजन एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। संरक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है, संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का नियोजन, तो संसाधनों का नियोजन क्या होता है, यह हमने पिछले लेक्चर में जाना था कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग क्या होता है, संसाधनों का नियोजन। अब विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का नियोजन एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही क्या कहलाएगा, संसाधन संरक्षण कहलाएगा, संसाधन संरक्षण कहलाता है। तो इसके बारे में जो महत्वपूर्ण विचार है कि संसाधन को हमें क्यों संरक्षित करना चाहिए, तो आप सभी ने महात्मा गांधी के बारे में जरूर सुना होगा। हमारे राष्ट्रपिता भी हैं और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो है बहुत बड़ी उनका भूमिका रहा था, जिसके वजह से हमारा देश जो है आजाद हुआ। तो उनका कथन था, उनका मानना था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। उनका कथन क्या था, उनका कहना था संसाधनों के विषय में कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, हमें प्रकृति ने नाना प्रकार की चीजें दी हैं पेट भरने के लिए, लेकिन हमारे पास पेटी भरने के लिए कोई भी चीज नहीं है। तो इसको भी हम लिखेंगे, आपके एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, तो लिखेंगे। इसके बारे में गांधी जी का क्या कहना था, तो गांधी जी का विचार क्या था संसाधन संरक्षण के बारे में, उसको लिखेंगे। इसके बारे में गांधी जी का कहना था, महात्मा गांधी का कहना था, महात्मा गांधी का कहना था, महात्मा गांधी का विचार था, इनका क्या कहना था, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ
हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। पेटी भरने के लिए नहीं। इस कथन का मतलब क्या है कि अगर हम अपना पेट भरना चाहें तो नाना प्रकार की चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जिसकी मदद से हम खा पी सकते हैं, रह सकते हैं, उससे पर्यावरण को कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। लेकिन पेटी भरने का मतलब क्या है? यहाँ पर पेटी भरने का सेंस है कि जो है सो संसाधनों का यह से दोहन, अंधाधुंध दोहन, पैसों के चक्कर में बहुत ज्यादा दोहन किया जाना, तो क्या है उसका मतलब क्या? पेटी भरना। तो हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। आप इसको नोट करिए। इसके बाद हम जानेंगे जो प्रमुख आंदोलन हुए हैं उसके बारे में, कि जो पर्यावरण संरक्षण, जो संसाधनों का संरक्षण है, उससे जुड़े जो महत्वपूर्ण आंदोलन है, जो पर्यावरण संरक्षण है उससे जुड़े जो महत्वपूर्ण आंदोलन है उसके विषय में हम जानेंगे। तो अगला हेडिंग डालिए, पर्यावरण से संरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण आंदोलन। तो इसमें पहला आंदोलन था मेधा पाटेकर का नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो आपकी किताब में दिया गया। आपकी किताब में मात्र 3 शाही आंदोलन का उल्लेख किया गया है। पहला है नर्मदा बचाओ आंदोलन, दूसरा है सुंदरलाल बहुगुणा का चिपको आंदोलन, उसके बाद है संदीप पांडे का वर्षा जल संचित कर कृषि भूमि का विस्तार, यानी खेती वाला जो भूमि है उसका विस्तार। तो पहला हम लिखेंगे नर्मदा बचाओ अभियान। इसका जो प्रमुख लीडर था ये था मेधा पाटेकर। मेधा पाटेकर, जो मेधा पाटेकर है ये गुजरात से आते हैं। और नर्मदा नदी पर जो बांध बन रहा था वो भी गुजरात में बन रहा था। नर्मदा नदी जो है तो गुजरात से होते हुए अरब सागर में जाकर के गिरती है। तो मेधा पाटेकर का क्या आंदोलन था? मेधा पाटेकर का आंदोलन था, मेधा पाटेकर का अभियान था नर्मदा बचाओ अभियान। बचाओ नर्मदा बचाओ अभियान नर्मदा बचाओ अभियान। उसके बाद मेधा पाटेकर का नर्मदा बचाओ अभियान दिया हुआ है। उसके बाद जो है सो इसके बारे में डिटेल्स इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, आगे आने वाले चैप्टरों में हम पढ़ेंगे। सुंदरलाल बहुगुणा का चिपको आंदोलन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे कंपटीशन एग्जाम उठाइए, चाहे जो है आप बिहार बोर्ड उठाइए, हर एक जगह पूछा जाता है, बहुत मात्रा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया था। तो इसका क्या जवाब होगा? सुंदरलाल बहुगुणा जी के नेतृत्व में किया गया था। तो चिपको आंदोलन जो है सो चिपको, तो सुंदरलाल बहुगुणा जी के द्वारा क्या किया गया था? सुंदरलाल बहुगुणा बहुगुणा जी के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था उसका नाम था चिपको आंदोलन। इसमें पैरों से चिपक कर उसकी रक्षा की गई थी ठेकेदार के विरुद्ध, पैरों से चिपक कर। तो चिपको आंदोलन उसके बाद जो है सो संदीप पांडे का उल्लेख आता है, जो कि बहुत बड़ा नाम भी है। संदीप पांडे जो वर्षा जल संचित करके जो है सो कृषि भूमि का उन्होंने विस्तार किया था, तो उसके बारे में लिखेंगे संदीप पांडे वर्षा जल संचय कर कृषि भूमि का विस्तार। इन्होंने वर्षा जल को संचय किया और कृषि भूमि का विस्तार किया। वर्षा जल संचय कर कृषित भूमि का विस्तार। वर्षा जल संचय कर कृषित भूमि का विस्तार। तो हमने 3 आंदोलनों के बारे में जाना है। जैसे देखो, मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ अभियान, सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन,
और संदीप पांडे द्वारा वर्षा जल संचय कर कृषित भूमि का विस्तार। और इसके बाद हम समझेंगे जो है सो आपकी किताब में इतना तक दिया गया है। इसके बाद जो है पर्यावरण संरक्षण के बारे में, संसाधनों के संरक्षण के बारे में, जैसा ही इस दुनिया में है सो औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हुआ इंग्लैंड में, उसी के साथ यूरोप में औद्योगिक क्रांति का जो है से स्टार्ट हुआ। उसी के साथ जो है पूरी दुनिया में जो है वस्तुओं का निर्माण बड़ी मात्रा पर किया जाने लगा और संसाधनों का दोहन समझो शुरू हो गया। दोहन होते गया। लेकिन जो है मानवों का जो आंख जो खुला वो 1968 ईस्वी में खुला। उसके बारे में जो सर्वप्रथम बताया था वो क्लब ऑफ रोम ने इसके बारे में जानकारी दी थी कि हमें संसाधनों का क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए, नहीं तो आगे आने वाली पीढ़ियां जो है सो उसके लिए संसाधन रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे हम संदीप पांडे, इसमें हम लिखेंगे सर्वप्रथम पर्यावरण संरक्षण हेतु, सर्वप्रथम संसाधन संरक्षण हेतु, संसाधन संरक्षण हेतु सर्वप्रथम संसाधन संरक्षण हेतु क्लब ऑफ रोम ने, क्लब ऑफ रोम नामक एक संस्था थी। संसाधन संरक्षण हेतु क्लब ऑफ रोम एक संस्था थी। क्लब ऑफ रोम एक संस्था थी जो क्लब ऑफ रोम, कुछ भी गलत हो जाए तो ऐसा चिन्ह लगाते हैं और उसके ऊपर में लिख दिया जाता है, इसको त्रुटि चिन्ह बोला जाता है। क्लब ऑफ रोम ने इसकी वकालत की थी, वकालत यानी इसके विषय में बताया था, वकालत की थी। जब 1968 में जो है सो सर्वप्रथम संसाधनों का संरक्षण हेतु 1968 में क्लब ऑफ रोम ने इसकी वकालत की थी। जब क्लब ऑफ रोम ने इसकी वकालत की तो दुनिया का आंख खुला। उसके बाद जो है सो 1974 ईस्वी में एक किताब प्रकाशित हुआ, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, जो सुमशेर नामक लेखक के द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसमें गांधी जी के जो है विचारों का प्रकाशन था, जिसमें गांधी जी का जो विचार था संसाधनों संरक्षण का, उसका उसमें प्रकाशन किया गया था। जैसे कि आपने अभी पढ़ा है, तुरंत ही पढ़ा है कि जो है सो गांधी जी का इस बारे में क्या विचार था कि हमारे पास जैसे पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। तो लिखेंगे इसको भी। इसके बाद कौन सी संस्था आई? इसके बाद जो है सो सुमशेर नामक एक विद्वान था जिसकी पुस्तक थी स्मॉल इज ब्यूटीफुल, जिसमें गांधी जी का विचार जो है प्रकाशित हुआ। तो संसाधन संरक्षण हेतु संसाधन संरक्षण से संबंधित, संसाधन संरक्षण से संबंधित एक व्यक्ति हुए, क्या नाम था इसका? सुमशेर हुए। और इन्होंने जो है सो एक पुस्तक को प्रकाशित किया जिसका नाम था स्मॉल इज ब्यूटीफुल, स्मॉल इज ब्यूटी, जिसमें किसका विचार प्रकाशित हुआ? जिसमें गांधी जी का जो है सो विचार प्रकाशित हुआ। गांधी जी का क्या मानना था, क्या नहीं मानना था, इसके बारे में है विचार इसमें प्रकाशित हुआ, गांधी जी का विचार। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद जो हुआ, यहां तक हम समझ चुके हैं कि जो सबसे पहले क्या हुआ था, जो गांधी जी का विचार आपकी किताब में दिया गया। तो सबसे पहले क्लब ऑफ रोम ने संसाधन संरक्षण के बारे में बताया। उसके बाद जो है सुमशेर की पुस्तक 1974 ईस्वी में जो है स्मॉल इज ब्यूटीफुल प्रकाशित हुआ। सुमशेर की पुस्तक
स्मॉल इज ब्यूटीफुल संसाधन संरक्षण से संबंधित सुमशेर की पुस्तक कब प्रकाशित हुआ? तो 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जिसमें जो है सो गांधी जी के विचारों के बारे में बताया गया था। तो फिर आगे हम पढ़ेंगे, आगे जो है सो 1900 लगभग 87 में 1987 के आसपास एक संस्था थी जिसका नाम था ब्रेटलैंड आयोग। एक संस्था थी जिसका नाम था ब्रेटलैंड आयोग। उन्होंने एक रिपोर्ट प्रकाशित किया जिसका नाम था हमारा साझा भविष्य। इसको भी लिखेंगे, इसको भी हम लिखेंगे। 1987 ईस्वी में ब्रेटलैंड आयोग ने ब्रेटलैंड आयोग ने एक रिपोर्ट प्रकाशित किया। ब्रेटलैंड आयोग ने एक रिपोर्ट प्रकाशित किया जिसका नाम था हमारा साझा भविष्य। जिसका नाम था हमारा साझा भविष्य। जिसका नाम था हमारा, एक रिपोर्ट प्रकाशित किया था, रिपोर्ट जिसका नाम था हमारा साझा भविष्य। हमारा साझा भविष्य, आवर कॉमन फ्यूचर। इसको अंग्रेजी में क्या बोल सकते हैं? आवर कॉमन फ्यूचर, यानी हम सबका भविष्य एक है। अगर हम इसका पर्यावरण को संरक्षित नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में है सो हम इस धरती पर चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, ये धरती रहने लायक ही नहीं बचेगी, तो हम यहाँ जिंदा रहने का कोई चांस ही नहीं बनता है। जैसे देखिए हिमालय जो है सो आगे आने वाले दिनों में, जैसे अभी तापमान कितना बढ़ रहा है, अगले साल का जो तापमान था वो दुनिया का सबसे गर्म दिनों में से एक था, पहले पिछले 4-5 हजार सालों का। अभी भी तापमान जो है लगातार इंक्रीज कर रहा है, धीरे धीरे करता जाएगा। जो हिम चोटियां हैं, जो ग्लेशियर है, वो पिघलेगा और जिससे क्या होगा, नदियों में बाढ़ आएगा, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा और हम सब पानी में डूब जाएंगे और पृथ्वी पर जितना भी मानव है, मानव का खात्मा हो जाएगा, फिर कोई मानव बचेगा ही नहीं। अभी एक रिपोर्ट आया था तो हम जाने थे, पढ़ रहे थे, जो है रिपोर्ट एक था जिसमें बताया गया था जो है 2050 तक जो है गंगा का जो पानी है उसके लेवल में है 50% का इजाफा होगा। अभी जितना पानी बह रहा है उसका धारा प्रवाह 50% बढ़ जाएगा। तो समझिए कितना बाढ़ आएगा, कितना दुख दर्द समस्या झेलना पड़ सकता है। तो संसाधनों को क्या है, हमारा भविष्य, हमारा साझा भविष्य, यानी आवर कॉमन फ्यूचर, यानी हम सबका भविष्य एक है। इससे जुड़े हुए क्या, इसमें क्या बताया गया था, इसमें सतत विकास की संकल्पना के बारे में बताया गया था। सतत विकास की संकल्पना के बारे में बताया गया था। सतत विकास की संकल्पना। तो सतत विकास की संकल्पना क्या होता है? सतत विकास क्या होता है? जिससे वर्तमान के साथ साथ, यानी संसाधनों का हम इस तरीके से उपयोग करें कि वर्तमान के साथ साथ भविष्य भी सुरक्षित रह सके, तो वो क्या होगा? सतत विकास होगा। तो ब्रेटलैंड आयोग ने क्या किया, एक रिपोर्ट प्रकाशित किया, हमारा साझा भविष्य, आवर कॉमन फ्यूचर, जिसमें सतत विकास की संकल्पना के बारे में जानकारी दी कि सतत विकास क्या होता है, हमें किस तरीके से इसको अपनाना चाहिए जिससे हम वर्तमान विकास को भी कायम रख सके, यानी अपने देश को भी विकसित बना सके और भविष्य भी हमारा सुरक्षित रह सके। इसके बाद जो है नोट करके लिखिए, पर्यावरण संरक्षण से कुछ जानकारियां हैं जो महत्वपूर्ण है, पूछा भी जाता है आपके एग्जाम में, उसको भी नोट करके लिखेंगे। नोट करके लिखिए, नोट करिए, पर्यावरण संरक्षण हेतु। इससे पहले किसकी बात चल रही थी? संसाधनों का संरक्षण, और संसाधनों का जो भी संरक्षण है वो पर्यावरण संरक्षण से ही जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो स्पेशली रूप से पर्यावरण संरक्षण के लिए जो है सो पर्यावरण संरक्षण हेतु, पर्यावरण संरक्षण हेतु, पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्कॉटलैंड
सॉरी स्टॉकहोम होगा, स्टॉकहोम। पर्यावरण संरक्षण हेतु स्टॉकहोम में पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन 5 जून 1972 ईस्वी को किया गया था। पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन 5 जून 1972 ईस्वी को किया गया था। इसको नोट करिए। और इसी के कारण जो है हम प्रतिवर्ष 5 जून को यही सम्मेलन की वजह से प्रत्येक साल जो है हम 5 जून को पर्यावरण संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। तो लिखेंगे इसी कारण से प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। यही कारण है कि हम जो है प्रत्येक साल 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। इस बार भी 5 जून आने वाला है। आप सब हमसे एक प्रॉमिस करिए कि आप सब भी है एक पेड़ लगाइएगा, ठीक है? हम भी लगाएंगे इस बार, ठीक है? तो पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन 5 जून 1972 ईस्वी को किया गया। और इसी कारण से है जो 5 जून को है प्रतिवर्ष पर्यावरण दिवस के रूप में हम मनाते हैं। इसको नोट करिए। तो यहां तक आपने लिख लिया होगा। इसके बाद क्या होता है, 1987 ईस्वी तक हम आ चुके हैं। इसके बाद क्या होता है, आपने पृथ्वी सम्मेलन के बारे में नाम सुना होगा। इसके बाद क्या होता है, सो पृथ्वी सम्मेलन का जो है सो आयोजन किया जाता है। तो उसको भी हम समझेंगे कि कौन कौन से पृथ्वी सम्मेलन हुए, पृथ्वी सम्मेलन क्या था, कार्यक्रम 21 क्या था, यानी एजेंडा 21 क्या था, इसके बारे में भी हम समझेंगे। और उसके बाद हम चलेंगे तृतीय पृथ्वी सम्मेलन पर, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन भी समझेंगे। क्योटो सम्मेलन क्या था? क्योटो एक जापान का शहर है जहां पर एक सम्मेलन हुआ था जिसको बोलते हैं क्योटो सम्मेलन, जिसको क्या बोलते हैं, क्योटो सम्मेलन बोलते हैं। उसके बारे में भी हम समझेंगे। तो हेडिंग डालिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। हेडिंग डालिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। इसका जो आयोजन है, आयोजन कब किया गया था? आयोजन जो है सो इसका आयोजन 3 से 14 जून 1992 ईस्वी में इसका आयोजन किया गया था। 3 से 14 जून के बीच में 1992 में इसका आयोजन किया गया था। कौन से स्थान पर किया गया था ये भी पूछता है। तो स्थान जो है आपका वो हो जाएगा स्थान हो जाएगा रियो डी जेनेरो, जेनेरो बोल सकते हैं, रियो डी जेनेरो। ये कहां पड़ता है? आपका ब्राजील का एक शहर है रियो डी जेनेरो, जहां पर क्या आयोजन हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। इसमें जो है लगभग 178 देशों
के प्रतिनिधियों ने, यहाँ पे लिखेंगे सॉरी, राष्ट्राध्यक्षों ने 178 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया था। इसमें लगभग 178 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया था। कितने देशों के? 178 देशों के भाग लिया था। और ये सम्मेलन जो आयोजित हुआ, इसमें मुद्दा क्या क्या रहा, कौन से विषय था जो जिस पर चर्चा की गई थी, उसके बारे में भी जानेंगे। तो लिखिए मुद्दे क्या क्या था इस सम्मेलन के। इस सम्मेलन का जो मुद्दा था, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन। कितना बढ़ रहा है तापमान, एकदम लग रहा है कि प्राण निकाल देगा, इतना तापमान बढ़ रहा है। जिसके घर में एसी लगा हो तो सबको बहुत बढ़िया, हम सब पंखा वाले हैं, हम सबको बहुत ज्यादा तकलीफें होती है गर्मी में आकर के, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ता है। तो मुद्दे क्या क्या थे इसमें? मुद्दे थे ग्लोबल वार्मिंग। मुद्दे क्या थे? ग्लोबल वार्मिंग। मुद्दे क्या थे? ग्लोबल वार्मिंग। उसके बाद अगला मुद्दा था वन्य संरक्षण। वन्य संरक्षण। उसके बाद था जैव विविधता। उसके बाद क्या था? कार्यक्रम 21। कार्यक्रम 21 क्या था, इसके बारे में भी हम जानेंगे कि कार्यक्रम 21 क्या है। और उसके बाद था रियो घोषणा पत्र। रियो में जो सम्मेलन हुआ, कहाँ सम्मेलन हुआ? रियो डी जेनेरो में ही तो सम्मेलन हुआ। इसका जो घोषणा पत्र है उसी को इसमें हम समझेंगे। तो उसके बाद क्या था? रियो घोषणा पत्र। और रियो घोषणा पत्र। इसमें मुद्दे क्या क्या रहे? पहला मुद्दा रहा ग्लोबल वार्मिंग का। इसके बाद का मुद्दा रहा वन्य संरक्षण। उसके बाद रहा जैव विविधता, कार्यक्रम 21 और रियो घोषणा पत्र। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के बारे में हमने समझा कि इसका आयोजन कब हुआ? 3 से 14 जून 1992। स्थान कौन था? रियो डी जेनेरो, ब्राजील। इसमें लगभग 178 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने क्या लिया था? भाग लिया था। और मुद्दे क्या थे? ग्लोबल वार्मिंग पहला मुद्दा था, वन्य संरक्षण दूसरा मुद्दा था, जैव विविधता, कार्यक्रम 21 और रियो घोषणा पत्र। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम समझेंगे कि कार्यक्रम 21 क्या है। तो जैसे कि आपने इसमें देखा है कि कार्यक्रम 21 भी इसमें शामिल किया गया था, उसी को रियो घोषणा पत्र भी बोला जाता है संभवतः। वो भी लगभग है रियो घोषणा पत्र कार्यक्रम 21 ही है। तो हम समझेंगे कि कार्यक्रम 21 क्या है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब आप समझते हैं वैश्विक तापमान यानी तापमान का बढ़ना। वन्य संरक्षण, जो वन्य जीवों का शिकार हो रहा है उसको संरक्षण करना है। जैव विविधता को बनाए रखना है। बहुत सारे प्रजाति जो है विलुप्त होने के कगार पर है। जैसे डोडो पक्षी जो है उसका मांस बहुत स्वादिष्ट हुआ करता था, जिसके कारण वो क्या हो चुका है? विलुप्त हो चुका है। अभी नीलगाय जो है विलुप्त होने वाला है। चिंकारा, काला हिरन, वो भी विलुप्त होने की कगार पर है। अपना जो व्हेल है, डॉल्फिन है, वो भी विलुप्त होने के कगार पर है। तो इसके बाद में क्या होता है? कार्यक्रम 21 को हम समझेंगे कि कार्यक्रम 21 क्या है। कार्यक्रम 21 क्या है? तो हेडिंग डालिए कार्यक्रम 21। इसको अंग्रेजी में बोला जाता है एजेंडा 21। कार्यक्रम 21। कार्यक्रम 21 क्या है? तो कार्यक्रम 21 के बारे में है जो बताता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास संस्थान है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास संस्थान है। ये यूएनओ का ही एक, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का ही एक भाग है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास, जो इसके बारे में बताया था कि कार्यक्रम 21 क्या है।
कार्यक्रम 21 में क्या है, तो इसको भी लिखेंगे। तो लिखिएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास, इसके तत्वाधानों में जो है जो सम्मेलन हुआ था, तत्वाधानों में इसके जैसे आग्रह पर इसका यह संरक्षण में सम्मेलन हुआ था, जिसको क्या बोल रहे थे हम, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। तो इसमें क्या कहना था, तो इसमें लिखिएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास के तत्वाधानों में रियो डी जेनेरो, जहां पर यह सम्मेलन हुआ था, रियो डी जेनेरो, रियो डी जेनेरो में सम्मेलन का आयोजन हुआ, एक सम्मेलन का आयोजन हुआ। रियो डी जेनेरो सम्मेलन में सभी राष्ट्राध्यक्षों द्वारा सभी राष्ट्राध्यक्षों द्वारा रियो डी जेनेरो सम्मेलन में सभी राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकार किया हुआ 800 पृष्ठीय घोषणा पत्र है, 800 पृष्ठीय घोषणा पत्र हैं, जिसमें क्या बताया गया है, जिसमें लिखिएगा, जिसमें सतत विकास की संकल्पना यानी सतत विकास, लिखिए सतत विकास, डायरेक्ट लिखिए सतत विकास को प्राप्त करने के लिए, सतत विकास को प्राप्त करने के लिए स्वीकृत किया गया, सभी राष्ट्रों द्वारा जिसे सतत विकास को प्राप्त करने के लिए स्वीकृत किया गया। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए होंगे। तो कार्यक्रम 21 क्या है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास के तत्वाधानों में रियो डी जेनेरो में सम्मेलन में सभी राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत 800 पृष्ठीय घोषणा पत्र हैं, जिसमें सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राप्त करने के लिए स्वीकृत किया गया एक घोषणा पत्र था, जिसमें सभी देशों को सतत विकास को प्राप्त करने के लिए अपनी स्वीकृति दी। ठीक है, और इसके खर्च को वहन करने के लिए है सो विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना की गई। इसको भी लिखिए, खर्च वहन हेतु खर्चा उठाने के लिए, खर्च वहन हेतु विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना की गई, विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना की गई। इसको भी लिखिए। तो अभी तक ने हमने क्या क्या जाना था, अभी तक ने हमने ये जाना था कि जो है सो पर्यावरण संसाधन संरक्षण क्या होता है। उसके बाद हमने जाना जो है सो आपका कौन कौन से आंदोलन हुए, इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण आंदोलन थे, महत्वपूर्ण विचार थे, उस सब के बारे में जाना। उसके बाद जो है हम
सम्मेलन जान रहे हैं कि कौन कौन से सम्मेलन महत्वपूर्ण थे संसाधनों के संरक्षण से, उसके बारे में हमने जाना था। जो पर्यावरण, विश्व पर्यावरण संरक्षण सम्मेलन हो या फिर प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हो, इसके बारे में हम जान चुके हैं। इसमें हम कार्यक्रम 21 को भी समझ चुके हैं। अब हम समझेंगे द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। हेडिंग डालिए, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। इसका जो आयोजन है, इसका आयोजन किया गया था 23 से 27 जून 1997 में। 23 से 27 जून 1997 में कौन से स्थान पर आयोजन किया गया था? तो न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहां पर है? अमेरिका में है। अमेरिका के सबसे धनी शहरों में से एक है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क। आयोजन कब किया गया था? 23 से 27 जून 1997 ईस्वी को। स्थान था न्यूयॉर्क। इसमें मुद्दा क्या था? इसमें मुद्दा कुछ भी नहीं था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ, उसके मूल्यांकन के लिए कि ये कितना सक्सेसफुल है, कितना अनसक्सेसफुल है, कितना प्रभाव पड़ा है इसका दुनिया पर और कितना नहीं प्रभाव पड़ा है, इसके विषय में जानने के लिए जो है सो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक है, कब आयोजन किया गया था? 23 से 27 जून 1997 ईस्वी को। स्थान क्या था? न्यूयॉर्क। तो इस बारे में लिखेंगे, इस एक पॉइंट और लिखेंगे इसके बारे में, लिखिएगा, इसे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के मूल्यांकन के लिए आयोजन किया गया था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के मूल्यांकन के लिए इसका आयोजन किया गया था। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? कितने वर्षों के बाद किया गया था? इसे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के मूल्यांकन के लिए 5 वर्ष बाद आयोजन किया गया था। 1992 देखिए, उधर 1995, तो इसमें 5 वर्षों का आपको अंतर मिलेगा। तो 5 वर्षों के बाद इसका जो है आयोजन किया गया था। इसलिए इसे क्या बोलेंगे? +5 भी कहा जाता है। इसलिए क्या कहा जाता है? इसे, इस सम्मेलन को +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। ठीक है, इसको नोट करिए। इसके बाद हम जानेंगे क्योटो सम्मेलन के बारे में। तो 1992 में देख लिए क्या क्या आयोजन हुआ था। उसके बाद 1997 में आ गए, जिसमें द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। 1997 में ही, ये तो जून में आयोजन हुआ था इसका, और 1997 में ही जापान के क्योटो शहर में क्योटो सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जो एक महत्वपूर्ण सम्मेलन था। उसको भी हम लिखेंगे। देखिएगा, क्योटो सम्मेलन, क्योटो सम्मेलन आयोजन कब किया गया था? इसका आयोजन लिखिए, कब आरंभ हुआ, कब आयोजन किया गया था? दिसंबर 1997 में। दिसंबर 1997 में इसका आयोजन किया गया था। कहां पर किया गया था? तो स्थान हो जाएगा आपका क्योटो जापान में आयोजन किया गया था। इसमें लगभग
इसमें 178 इसमें 159 देशों ने भाग लिया था। 159 देशों ने भाग लिया। कितने देशों ने भाग लिया? 159 देशों ने भाग लिया। इसका आयोजन क्यों किया गया था? इसका आयोजन जो है मुख्यतः ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए किया गया था। वैश्विक तापन जो है तो उससे बचने के लिए किया गया था। ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए किया गया था इसका आयोजन। ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तापमान का बढ़ना, अभी इतना ही समझ लीजिए आपके लिए काफी है। जब चैप्टर आएगा तो उसको हम समझेंगे ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए अभी ग्लोबल वार्मिंग का मतलब यही सिर्फ समझिए कि तापमान का बहुत ज्यादा बढ़ जाना। तापमान का बहुत ज्यादा बढ़ जाने का मतलब क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो किससे बचने के लिए आयोजन किया गया था? ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए आयोजन किया गया था। ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए आयोजन किया गया था, तो इसमें पता किया गया कि कौन कौन से गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग खूब करता है। तो गैसों की पहचान की गई और उससे कटौती पर जो है सो सहमति बना। तो कौन कौन से गैसों पर कटौती करने पर सहमति बनी, उसको भी हम लिखेंगे। गैसों, कौन कौन से गैसों को ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार माना? ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार माना और उसकी कटौती पर जो है सो सहमति बनी। गैसों का ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार गैस लिखिए। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार गैस कि कौन कौन से गैस जो है सो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार गैस, तो इसमें कौन कौन से है तो लिखिए। पहला गैस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा गैस मीथेन यानी CH4 मीथेन गैस। तीसरा गैस हो जाएगा आपका हाइड्रोजन ऑक्साइड H2 हाइड्रोजन ऑक्साइड। उसके बाद हो जाएगा हाइड्रोजन फ्लोराइड CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और उसके बाद हो जाएगा आपका छठा। 6 गो गैसों पर कटौती पर सहमति बनी थी और उसको ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है सो जिम्मेवार माना था। तो वो 6 गैसें जो है सो आपका हो जाएगा। पहला है CO2, दूसरा है मीथेन, तीसरा है हाइड्रोजन ऑक्साइड, चौथा है हाइड्रोजन फ्लोराइड, पांचवा है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन और छठा जो है सो आपका हो जाएगा सल्फर हेक्साक्लोराइड। सल्फर हेक्सा क्लोराइड। सल्फर हेक्सा क्लोराइड। तो आयोजन कहाँ किया गया था? आयोजन कब किया गया था? दिसंबर 1997 में। स्थान कौन था? टोक्यो, जापान। कितने देशों ने भाग लिया था? 159 देशों ने भाग लिया था। क्यों किया गया था आयोजन इसका? ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए। और ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन कौन से गैस को जिम्मेवार माना? तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया आपका यानी CO2, मीथेन हो गया यानी CH4, हाइड्रोजन ऑक्साइड हो गया यानी H2O और हाइड्रोजन फ्लोराइड हो गया और क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया और उसके बाद जो है सो सल्फर क्लोराइड हो गया। आयोजन कब किया गया था? दिसंबर 1997 में। स्थान कहाँ था? टोक्यो। कितने देशों ने भाग लिया था? 159 देशों ने। क्यों किया गया था इसका आयोजन? तो इसका आयोजन किया गया था ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए। ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए कौन कौन से गैसों को ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार बना? तो आप बताइएगा। CO2, मीथेन, H2O, हाइड्रोजन फ्लोराइड यानी हाइड्रोजन ऑक्साइड बोलेंगे इसको, हाइड्रोजन फ्लोराइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्सा क्लोराइड।
तो इसको नोट करिए, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट बनाइए। तो चलिए, आपने इसको लिख लिया होगा, इसको मिटा रहे हैं, फिर आगे हम समझेंगे। यहां तक समझ में आ गया कि कौन कौन से गैस जो है इसके लिए जिम्मेवार हैं। अब हम समझेंगे जो है सो कौन से देशों ने इन सब गैसों पर कितने प्रतिशत कटौती के लिए तैयार हुआ। लिखेंगे देश, लिखेंगे यहां पर देश, आपका भी यही चल रहा है, क्योटो सम्मेलन ही चल रहा है। लिखेंगे देश गैसों की कटौती, गैसों की कटौती, देश और गैसों की कटौती। कौन कौन से देश थे? पहला था आपका जापान, पहला था यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ मतलब यूरोप में जितना भी देश है उन्होंने एक संघ बनाया हुआ है जिसे हम यूरोपीय संघ या यूएन बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? यूएन, यूएन बोलते हैं या यूरोपीय संघ बोलते हैं, यूरोपीय संघ, यूरोपीय संघ। तो इन्होंने कितने प्रतिशत गैसों पर कटौती करी? इन्होंने बोला कि हम 8% गैसों का उत्सर्जन जो है सो कम करेंगे। और इसके बाद आया आपका यूएसए, इन्होंने बोला हम जो है सो 7% कम करेंगे। लेकिन एक जापान छोटा सा देश, देखिए उसके पर्यावरण के प्रति सजगता, उन्होंने बोला कि हम जो है सो 6% कम करेंगे। कितने प्रतिशत? 6%। अभी तक ने हम क्या क्या जाना कि जो है सो कौन कौन से देशों ने जो है सो इसमें भाग लिया था। तो 159 देशों ने लगभग जो है सो भाग लिया था, जिसमें यूरोपीय संघ ने 8% गैसों की कटौती पर जो है सो सहमति जताई। यूएसए ने 7%, जापान ने 6%। इसको लिखिए। इसके बाद इसे क्या माना जाता है? इसे एक मॉनिट्रियल समझौता 1987 में हुआ था, उसका एक विस्तार माना जाता है, उसी का एक विस्तार माना जाता है मॉनिट्रियल समझौता 1987 का। लिखेंगे मॉनिट्रियल समझौता, इसे इसे मॉनिट्रियल समझौता, इसे मॉनिट्रियल समझौता 1987 का विस्तार माना जाता है, उसका ही एक्सपेंशन माना जाता है, विस्तार माना जाता है। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं विश्व पर्यावरण सम्मेलन या क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस सम्मेलन। इसे अन्य किस नाम से जानेंगे? विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन। लिखेंगे विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन। विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन भी इसे कहा जाता है। इतना ही पॉइंट्स हमको लिखना था, किताब में भी इतना ही पॉइंट्स जो है सो दिया गया है। तो हमने क्योटो सम्मेलन के बारे में क्या क्या समझा कि इसका जो आयोजन है सो दिसंबर 1997 ईस्वी में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो क्योटो जापान में किया गया था। इसमें कितने देशों ने भाग लिया? लगभग 159 देशों ने इसमें भाग लिया था। इसका जो मेन मुद्दा था, यह आयोजन क्यों किया गया था? ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए। और इसमें जो है सो कौन कौन से गैसों को जो है सो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार माना? तो इसमें लगभग 6 गैसों को जो है सो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार माना। पहला था कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा था मीथेन, तीसरा था नाइट्रोजन ऑक्साइड, चौथा था हाइड्रोजन फ्लोराइड, पांचवा था आपका सल्फर हेक्साक्लोराइड और छठा था आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो यहां तक हमने जाना। उसके बाद हमने क्या जाना कि जो है सो
ये गैसों का उत्सर्जन तो हो रहा है, लेकिन कौन कौन से देश इस पर कटौती करेगा, कौन कौन से देश इस पर कटौती करेगा? तो यूरोपीय संघ है, यूरोप में जितना भी देश है, यूरोप महादेश में, उसका उन्होंने एक संघ बना रखा है जिसे बोलते हैं यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ, उसका मुद्रा भी एक ही प्रकार का होता है जिसे हम यूरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरो बोलते हैं। तो यूरोपीय संघ है, सो 8% कटौती पर तैयार हुआ, यूएसए 7% पर, और जो है सो आपका जापान जो है सो 6% कटौती पर तैयार हुआ। उसके बाद हमने क्या समझा कि इसे मॉनिट्रियल समझौता, इसे मॉनिट्रियल समझौता 1987 का जो है सो विस्तार माना गया, और इसे क्या अन्य किस नाम से जानेंगे? विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन भी इसे कहा गया। इसको नोट करिए। अब जो हम समझेंगे, अभी तक ने हमने क्या क्या समझा था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, उसके बाद हमने समझा द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, और उसके बाद हमने समझा है क्योटो सम्मेलन। अब हम जो समझने वाले हैं वो है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। अभी तक 3 ही पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हो चुका था, हुआ है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। एक क्योटो सम्मेलन का भी आयोजन हुआ। लिखेंगे तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, हेडिंग डालिए तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, इसका आयोजन कब किया गया था? दोनों का तो जून में आयोजन किया गया था, और एकरा जो है तो आयोजन 26 अगस्त से 4 सितंबर, 26 अगस्त से 4 सितंबर के बीच 2002 में इसका आयोजन किया गया था। कब आयोजन किया गया था? 2002 ईस्वी में। आयोजन 26 अगस्त से लेकर के 4 दिसंबर तक के सम्मेलन चला था। कब? 2002 ईस्वी में। कहा किया गया था इसका आयोजन? तो स्थान भी लिखेंगे, स्थान आ जाएगा आपका, इस बार जो है तो ये दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया था, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, जोहान्सबर्ग नामक शहर में इसका आयोजन किया गया था। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग, अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में इसका आयोजन किया गया था। इसमें लगभग जो है सो 159 पर्यावरण संबंधी धाराओं पर विचार हुआ था। कितने धाराओं पर? 159 पर्यावरण संबंधी धाराओं पर विचार किया गया था। 159 पर्यावरण संबंधी धाराओं पर विचार किया गया था, उसके बारे में बताया गया था। लेकिन इस सम्मेलन का जो सबसे घटिया बात यह है कि इस सम्मेलन का कोई परिणाम ही नहीं निकल सका कि आगे हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लगभग इसमें जो है सो जितना भी दुनिया में देश है, विभिन्न देश है, इसमें उस सब देशों ने लगभग इसमें जो है 2000 प्रतिनिधियों को भेजा था, लेकिन इसका कोई मतलब ही नहीं निकल पाया, इस सम्मेलन का कोई अर्थ ही नहीं निकल पाया। तो लिखेंगे इस सम्मेलन का कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया, कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाया। लिखेंगे इस सम्मेलन का कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया, कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया, इस सम्मेलन का कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? इसमें लगभग विभिन्न देशों के 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। विभिन्न देशों के 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, प्रतिनिधियों ने भाग लिया,
विभिन्न देशों के लगभग 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, लेकिन इस सम्मेलन का कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया, कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाया। तो इसका आयोजन कब किया गया था? 26 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर 2002 ईस्वी को। कहाँ आयोजन किया गया था? जोहान्सबर्ग के अफ्रीका में। कितने देशों ने भाग लिया था? 2000 देशों के, विभिन्न देशों के लगभग 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और कितने पर्यावरण संबंधी धाराओं पर विचार किया गया था? तो 159 पर। और इस सम्मेलन का कोई निष्कर्ष निकला? तो आप जवाब दीजिएगा नहीं निकला। तो इसको नोट करिए। अब हम नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, डाकुओं की अर्थव्यवस्था किसे कहेंगे? तो आप सब क्या जवाब देंगे? जिसमें बहुत ज्यादा डाकू हो उसे क्या बोलेंगे? डाकुओं की अर्थव्यवस्था। लेकिन ऐसा है? बताओ, ऐसा नहीं है। उसे हम डाकुओं की अर्थव्यवस्था नहीं कह सकते कि जिसमें बहुत ज्यादा डाकू हो। वास्तव में बात भी सही है कि उसमें बहुत ज्यादा डाकू होगा, लेकिन डाकुओं के भेष में छिपे हुए नेता होंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन होंगे, जो मानवों और तकनीकों दोनों का शोषण अभी कर रहे हैं। बड़े बड़े नेता हो सकते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं, जो मानवों के तकनीकों का क्या कर रहे हैं? शोषण कर रहे हैं। तो एक नोट पॉइंट करके लिखेंगे, लाइन लिखेंगे, मानवों, नोट करके लिखिए इसको, नोट, मानवों यानी ह्यूमन्स, मानवों एवं तकनीकों का शोषणात्मक शोषण, मानव एवं तकनीकों का शोषण की प्रवृत्ति, मानव एवं तकनीकों का शोषण की प्रवृत्ति मानव एवं तकनीकों का शोषण की प्रवृत्ति को डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहेंगे। क्या बोलेंगे? डाकुओं की अर्थव्यवस्था। क्या कहेंगे? डाकुओं की अर्थव्यवस्था। डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें क्या होगा? तकनीकों का भी खूब शोषण होगा और मानवों का भी खूब शोषण होगा। इसमें कौन आ जाएंगे? इसका एग्जाम्पल हो जाएंगे जो शोषण कर रहा है, इसका एग्जाम्पल हो जाएंगे नेता सब। वही सब तो कर रहा है अपना सबका शोषण, चुन करके भेजते हैं, फिर भी शोषण हम ही सबका हो रहा है। कितना दुर्भाग्य की बात है। मानव एवं तकनीकों का शोषण क्या कहलाएगा? मानव एवं तकनीकों का शोषण क्या कहलाएगा? डाकुओं की अर्थव्यवस्था। क्या कहलाएगा? डाकुओं की अर्थव्यवस्था। इसको लिखिए। इसके बाद हम समझेंगे कि सतत विकास क्या होता है। यहाँ तक आपने समझ लिया होगा कि मानव एवं तकनीकों का शोषण की प्रवृत्ति को क्या बोलेंगे? डाकुओं की अर्थव्यवस्था। अब हम समझते हैं सतत विकास क्या होता है। लास्ट टॉपिक है, इसके साथ आपका चैप्टर भी खत्म हो जाएंगे। इसको हम लिखेंगे सतत विकास। सतत विकास, सतत विकास, इसके बारे में लिखेंगे पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए, पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए, बिना क्षति पहुंचाए वर्तमान विकास को लिखेंगे पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को। क्या लिखेंगे? पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए
भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर वर्तमान विकास को जारी रखना ही सतत विकास कहलाता है। क्या कहलाता है? सतत विकास कहलाता है। सतत विकास कहलाता है। क्या कहलाता है? सतत विकास कहलाता है। पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर वर्तमान विकास को जारी रखना ही वर्तमान विकास, यहाँ लिखिएगा त्रुटि चिन्ह लगा करके, विकास को जारी रखना ही सतत विकास कहलाता है। इससे क्या होता है? हमारा जो वर्तमान है, वर्तमान के साथ साथ हमारा जो भविष्य है, आने वाला कल है, वो भी सुरक्षित रह जाता है। तो आज हम लेक्चर में क्या क्या पढ़ा उसके एक बार समराइज कर ले। तो आज हमने पढ़ा पर्यावरण, आज हमने पढ़ा संसाधनों का संरक्षण। उसके बाद हमने पढ़ा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के बारे में कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन क्या है। उसके बाद हमें उसमें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में एक शब्द आया था कार्यक्रम 21, उसके विषय में जाना। उसके बाद हमने जाना द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन के बारे में, और उसके बाद हमने जाना क्योटो सम्मेलन क्या है। यह भी दिसंबर 1997 में ही आयोजित हुआ था, और द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन भी जून 1997 में ही आयोजित हुआ था, इसलिए इस दोनों को एक साथ हम पढ़ लिए। इसके बाद हमने पढ़ा था तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, जिसका आयोजन जो है सो 26 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर के बीच 2002 ईस्वी में किया गया था, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। उसके बाद हमने समझा था डाकुओं की अर्थव्यवस्था किसे कहेंगे। मानव एवं तकनीकों की शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति, शोषण का तरीका, शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति क्या कहलाएगा? डाकुओं की अर्थव्यवस्था। और उसके बाद हमने समझा कि वर्तमान विकास को कायम रखकर भविष्य के विकास को, वर्तमान विकास को कायम रख करके भविष्य के को ध्यान में रख करके, भविष्य को ध्यान में रख करके वर्तमान विकास को कायम रखना ही क्या कहलाएगा? सतत विकास कहलाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाएगा। इतना तक हम समझ चुके हैं। इसी के साथ ये चैप्टर भी आपका आज खत्म हो चुका है। इसको अच्छे से पढ़िएगा। इससे उतना ज्यादा क्वेश्चन तो आता नहीं है, लगभग इससे 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। 1-2 ऑब्जेक्टिव हो वो पूछ लिया जाएगा, या एक सब्जेक्टिव हो वो पूछ लिया जाएगा। ये लेक्चर कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके इसके बारे में हमको बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में लिए, तब तक के लिए जय हिंद।